हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने सीडीपी के पिछले क्लास में वृद्धि और विकास से संबंधित क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चंस के साथ साथ में हमने उसका थ्योरी पढ़ा था, जिसमें हमने विकास के सारे जो आयाम होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। विकास के जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। विकास के जितने स्टेजेस होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। अभी हमने विकास में देखा था कि संज्ञानात्मक विकास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे सीडीपी में, है ना, उसी से संबंधित बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए थे, जिनमें से वेरी फेमस जिन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विकास संबंधित जितने भी और पढ़ते हैं उनसे भी संबंधित ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जिन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहता क्या है, कैसा इनमें इन्होंने क्या अपना तर्क दिया था। इस पे एक एक करके सारी चीजों को समझते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीन पियाजे थे कौन। तो जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बालकों के ऊपर, खास करके जो बच्चे होते हैं 2 साल से, 0 से लेकर के 2 साल, 2 साल से लेकर के 7 साल, इनके बीच के बच्चों पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया था। उसके बाद के जो बच्चे आते हैं उन पे उनका फोकस थोड़ा सा कम होते गया। खास हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के, जन्म से लेकर के बच्चों का जो 15 साल 16 साल ये एज है, उनके बीच का इन्होंने अध्ययन किया था और अपना जो भी तर्क था इन्होंने अपना प्रस्तुत करते गए थे। तो इन्होंने तर्क क्या दिया था, इन्होंने तर्क दिया कि जो बच्चे होते हैं उनके जो विभिन्न स्टेजेस होते हैं उसके अनुसार बच्चों में विकास अलग अलग होता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेज इन्होंने बताया था क्या, संवेदी संवेदी पेशीय अवस्था, है ना, 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में। तो इन्होंने इसमें यह बताया था कि इस समय बच्चे खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जानने लगते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इन्होंने बच्चों को एज के हिसाब से तो बांटा ही बांटा, इसके अलावा इन्होंने इसके कई नाम दिए थे। जैसे कि इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था, लिटिल साइंटिस्ट कहा उनको। इन्होंने कहा कि ये कंस्ट्रक्टिविटी है, ये जो एज है उन लोग का ये कंस्ट्रक्टिव एज है, ठीक है। इनमें रचनावादी जो प्रवृत्ति होती है वो इस समय ज्यादा होती है, संवेदी में नहीं। ये जो पूरा इन्होंने बांटा हुआ है ना उसमें, इसमें सबसे ज्यादा रचनात्मक होते हैं बच्चे, ये इनका तर्क था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कंस्ट्रक्टिविटी के वजह से जो प्याजे हैं इन्हें रेडियल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके और भी चीजें हम समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी है, क्या क्या बताया है हमको। तो इनकी जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो इन्होंने दिया है वो किसके ऊपर बेस है, क्यों इन्होंने चालू किया, कैसी इनकी अवधारणा बनी, कौन कौन सी चीजों इन्होंने पहले देखी है जिसके हिसाब से अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो इन्होंने सबसे पहली जो चीज बताई है वो बताई है स्कीमा। स्कीमा का अर्थ होता है संरचना, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन होता है वो मानसिक संरचना पर आधारित होता है, यानी कि बच्चे जो देखेंगे उसकी एक अवधारणा, एक संरचना अपने माइंड में बना लेते हैं, एक मैपिंग कर लेते हैं अपने माइंड में और उसी के हिसाब से, उसी से तुलना कर करके दूसरे चीजों को देखते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चा देखा एक 4 पैरों वाला कोई जानवर देखा, बिल्ली देख लिया, कुत्ता देख लिया, है ना, उसी के हिसाब से जब वो वैसी 4 टांगों वाला और जानवर देखेगा तो उसे भी क्या समझेगा, वो बिल्ली समझेगा, कुत्ता समझेगा, ठीक है ना। अब ये जो है ये पहला हमारा कह सकते हैं पहली उनकी अवधारणा थी जीन पियाजे की, स्कीमा। स्कीमा के बाद
जो दूसरा स्टेज आता है अवधारणा का, जिससे उन्होंने समझा कि इसके बाद और क्या हो सकता है, वो आता है क्या, एसिमिलेशन। सेकेंड जो अवधारणा थी उनकी क्या थी, एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, आत्मसात करना। जो चीजें बच्चे ने देखी, चार पैर वाला, उसने क्या किया, एक बिल्ली देखा, उस चार पैर वाले बिल्ली को देखकर उसने समझा कि हाँ चार पैर होगा यानी कि वो बिल्ली है। उसने अपने मम्मी से या पापा से पूछा होगा या किसी से बड़े से पूछा होगा कि ये क्या है, उन्होंने उसको जवाब दे दिया कि ये बिल्ली है। ठीक है ना, तो उसके मन में एक अवधारणा बन गई, उसने आत्मसात कर लिया उसको कि हाँ चार पैर जहां पे दिखेगा उसको क्या कहना है, बिल्ली कहना है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, दूसरी अवधारणा हो जाती है। तीसरी जो अवधारणा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इसकी क्या आ जाएगी, तीसरी अवधारणा, यानी कि अनुकूलन। अकोमोडेशन यानी कि अनुकूलन, कि बच्चे ने जो देखा है, जो सीखा है, उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा। अब बच्चा देखेगा चार पैर वाला कोई दूसरा जानवर, ठीक है ना, अब उसको वो क्या बोल देगा, कुत्ता कह देगा। ठीक है, कुत्ता कह देगा या बिल्ली कह देगा, जो उसने पहले सीखा हुआ है। ठीक है, अब उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों फिट नहीं बैठ रहा है, जैसे एक जिराफ का हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसके चार पैर तो है लेकिन ये उस बिल्ली या कुत्ते के जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके मन में अब ये चीजें आएंगी कि ये तो उसके जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जो उसकी पुरानी अवधारणा थी उसमें थोड़ा सा क्या करेगा, अनुकूलन लाएगा। अनुकूलन लाएगा यानी कि चेंजेस लाएगा। चेंजेस क्या लाएगा, अब इसको फिर से पूछेगा, ये तो चार पैरों वाला दिख रहा है लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैंने देखा था। सोचेगा और पूछेगा तो उसको एक नया नाम मिलेगा, क्या, जिराफ। कि ऐसा वाला जो दिखाई देगा, जो लंबा होगा, वो कैसा हो, वो क्या कहलाएगा, जिराफ कहलाएगा, है ना। यानी कि उसने अपनी पुरानी सोच पे अनुकूलन किया, अकोमोडेशन किया। ठीक है, अब इन तीनों चीजों पर क्या किया जाता है, संतुलन किया जाता है, संतुलन बैठाया जाता है। और संतुलन बिठाने के बाद उस बच्चे के मन में रचनावादी विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हाँ, चार पैर वालों का है, यानी कि बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके चार पैर होते हैं, इसको ये नाम देते, इसको ये नाम देते। वो धीरे धीरे क्या करते जाएगा, रचनात्मक प्रवृत्ति डेवलप करते जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, पियाजे सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। अब पियाजे के हिसाब से जो ज्ञान का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे हमने पहले में देखा, पहले स्लाइड में देखा है कि स्कीमा, उसके बाद फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद अकोमोडेशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम। तो इन चारों चीजों को मिला करके उसमें अनुभव जनित होने लगते हैं, अनुभव उसको मिलने लगते हैं। ठीक है ना, सारे प्रोसेस पे जब जाता है उसी से ज्ञान का निर्माण होते जाता है, उसी से वो नया ज्ञान बनाते जाएगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अनुभव किया, चीजों को अनुभव किया कि किस प्रकार से चीजें उसको दिखाई दे रही थी, उस हिसाब से उसने क्या किया, चीजों को अनुभव करता गया। ठीक है, घटना किस तरीके से हुई उसके हिसाब से चीजों को अनुभव करेगा। अनुभव करने के बाद उसकी एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन की स्थिति में आएगा कि मैं ये अनुभव कर रहा हूं, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। अब उस मतलब को वो क्या करेगा, अनुकूलन में लाने के लिए और भी चीजों से उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, ये जो दूसरा स्टेज है असंतुलन का यानी कि कंफ्यूजन का, इसके बाद ही उसका मेन जो कंस्ट्रक्टिविटी है वो स्टार्ट होता है। अनुकूलन में जाने से पहले क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्ट करेगा कि पुरानी चीजों से तुलना करेगा कि पुरानी चीजें और नई चीजें कैसे मैं मैच कर सकता हूँ, है ना। ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलते रहती है। तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। असंतुलन की स्थिति के बाद उसमें क्या आ जाएगा, अनुकूलन आ जाएगा। ठीक है, पुरानी चीजों से जब वो नई चीजों को मैच करते जाएगा तो धीरे धीरे वो अनुकूलित होते जाएगा। इसके बाद नया संतुलन, इसके हिसाब से जो हमने पिछला साइड देखा था ना, उसमें भी हमने देखा था कि सारी चीजों को लास्ट में क्या कर दिया जाता है, संतुलित कर दिया जाता है, इक्विलिब्रियम में ले आया जाता है। इसी से नए ज्ञान का निर्माण होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब बच्चा पहली बार बर्फ देखता है, उसको छूता है, उसको सबसे पहले देखेगा सफेद सफेद दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना, उसको छू करके देखेगा कि वो कैसा महसूस होता है। इसके बाद क्या करेगा,
वह सोचेगा कि यह क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति आ गई। अब ये अच्छा दिख रहा है, छूने में ठंडा है, ये है क्या? तो जब वो बर्फ देखता है तो सोचता है कि ये क्या है। जब वो उसको छूता है तो उसको ठंडा महसूस होता है, लेकिन छूने से वो ठंडा तो महसूस हुआ, लेकिन वो ये जानता है कि ये पानी तो नहीं है, पानी नहीं है तो फिर क्या है, ठीक है ना। फिर उसकी अगली जो अवधारणा आती है, उसके मन में विचार आता है कि ये जो बर्फ है, ये जो पानी है, वही बर्फ बनने से क्या हो गया है, जम गया है। और इसी को, पानी जो है जम गया है ठंड की वजह से, और इसी को क्या कह दिया जा रहा है, बर्फ कह दिया जा रहा है। ठीक, अब बच्चा क्या करेगा, बर्फ और पानी और ताप के संबंध को धीरे धीरे समझते जाता है, ठीक है ना। यानी कि उसको ठंडा किया जाएगा जब पानी को बहुत ज्यादा, तब वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। ऐसी उसकी नई नई अवधारणाएं क्या होती जाती है, बनते जाती है। ठीक, ये क्या था, ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है। ज्ञान के निर्माण के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं, जिसको जिन प्याजे ने बताया है। इन तत्वों के बारे में एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ज्ञान के निर्माण में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है जेनेटिक्स या हेरिडेटरी, है ना, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, उसके जेनेटिक्स में कौन से ज्ञान पहले से मौजूद है, उसके हिसाब से भी वह व्यवहार करता है, ठीक है ना। यानी कि जेनेटिक्स उसको माता पिता से जो मिला है उसको, ठीक, सोचने समझने की शक्ति ये भी माता पिता से मिलती है। तो वो कैसा था, अच्छे, जैसे कि अगर माता पिता कुछ विपंग है, ठीक है, तो बच्चों में भी वो विपंगता आ जाती है। उसके वजह से उनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जेनेटिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है किसमें, ज्ञान के निर्माण में, ठीक है। ज्ञान के निर्माण में जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को ही हम दूसरे शब्दों में मैच्योरिटी भी बोलेंगे, परिपक्वता, ठीक है। यही क्या चीज कहलाती है, जेनेटिक्स से क्या कहलाता है हमारा, हेरिडेटरी कहलाता है। तो सबसे पहला जो तत्व है वो क्या है हमारा, मैच्योरेशन, परिपक्वता। ठीक, दूसरी चीज में आते हैं हम लोग कि जब वो जेनेटिक्स, उसको कुछ चीजें मिली, लेकिन जब वो पैदा हुआ, आसपास की चीजों के संपर्क में आया, तब उसमें नए नए अनुभव बनते गए। जो दूसरी चीज आएगी या दूसरा तत्व आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस आ जाएगा। क्या क्या अनुभव वो कर रहा है, पर्यावरण से, आसपास के लोगों से क्या सीख रहा है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक्सपीरियंस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा चलना सीखने के लिए शारीरिक रूप से परिपक्व है। अगर बच्चे, जो माता पिता है, उन्होंने अच्छा पोषण लिया है, उनकी जेनेटिक्स अच्छी थी, तो बच्चे जल्दी से क्या हो जाएंगे, चलने लगेंगे। एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, कि बच्चा खिलौना खेलकर आकार, रंग आदि को धीरे धीरे सीखते जाता है, आसपास लोगों से पूछते जाएगा, लोग उसको बताते जाएंगे, वो सीखते जाएगा। ये उसका एक्सपीरियंस एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटी करके वो क्या करता है, एक्सपीरियंस गेन करते जाता है। एक्टिविटी में शामिल हुआ यानी कि लोगों से संपर्क उसका बढ़ते जाएगा। इसलिए जो हमारा तीसरा तत्व है वो क्या आ जाता है, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे क्या होंगे, धीरे धीरे एक दूसरे से, शिक्षक से, साथियों से, मित्रों से अपनी बात बताने लगेंगे, साझा करने लगेंगे। ठीक, अब इन तीनों चीजों में लास्ट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन, है ना, इक्विलिब्रियम हो जाता है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, संतुलन स्थापित हो जाता है। इन सारी चीजों को, अपनी मैच्योरिटी लेवल, अपने एक्सपीरियंस, अपने सोशल इंटरेक्शन से वो जो भी सीखते जाएगा, इसी से फिर वो सबका संतुलन करके ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो पियाजे के हिसाब से ज्ञान का निर्माण इन 4 तत्वों के द्वारा होता है, जिसे हम MESE से पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए आप रख सकते हैं इसको। चलिए अब आते हैं प्याजे की 4 अवस्थाएं। प्याजे ने पूरी अपने जो रिसर्च था, मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च था, उसको 4 अवस्थाओं में बांटा है। उन्होंने बताया कि बच्चों में ये 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है, जो पहला स्टेज होता है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये 0 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चों को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों को
प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखा गया है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन में 11 से लगभग 15 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। 11 वर्ष से आगे यानी कि 11 से 15 वर्ष एक लिमिट हम लोग बांध देते हैं, है ना। इसके बीच में अध्ययन किया गया किसका, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम देखते जाते हैं। तो पहली अवस्था देखते हैं हम लोग, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो जैसा इसका नाम है, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, यानी कि संवेदना को ये समझेगा। संवेदना कहाँ से आएगी, इंद्रियों से आएगी। इंद्रियां 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, आंख, कान, नाक, त्वचा, है ना, मुंह, ये क्या है हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों से ही बच्चे क्या, बाकी सब भी इसी इंद्रियों से सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों में जो फर्स्ट स्टेज होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष का, सीखने के लिए यही 5 इंद्रियां काम करती है, ठीक है। तो बच्चे इसी से सोचते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो सोचना, बच्चे किससे सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते बच्चे, बच्चे अपने इन्हीं सेंसरी मोटर से सीखते जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, देख करके, सुन करके, छू करके, सूंघ करके, चख करके, इन सारी चीजों के क्या करते जाते हैं वो लोग, सोचते जाते हैं, इन्हीं से सोचते हैं। उनको भूख लगेगा मतलब खाना है, ठीक है ना, यानी मुंह में कुछ जाना चाहिए, उनके भूख लग रहा है तो, ठीक है। उनको बोर लग रहा है यानी कि कान में कुछ सुनाई देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि उनको कोई गंदी बदबू आ गई, यानी कि उनका कौन सा सेंस काम कर रहा है, नाक का सेंस काम कर रहा है, यानी कि वो नाक से इस समय क्या करेगा, अपना सूंघेगा, और उसको गंदी बदबू आ रही है तो अजीब सा मुंह बनाएगा या तो रोने लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। तो बच्चे जो होते हैं, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, इन 5 इंद्रियों से क्या करते हैं, सोचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस सीखने का जो माध्यम होता है इस समय इंद्रियां होती है ना, और जो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती है वो होती है गामक, गति करती हुई क्रियाएं। बच्चों को खिलाने के लिए या उनको चुप कराने के लिए अगर रोते हैं तो ताली बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं, है ना, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि वो शारीरिक गतियों को समझ रहे हैं और अपनी भी शारीरिक गतियों को उसी हिसाब से दिखाते हैं, हाथ हिला करके, पैर पटक करके, ठीक है। इन सारी चीजों से क्या करते जाते हैं, बच्चे सीखते जाते हैं धीरे धीरे, ठीक। तो दे थिंक बाय देयर सेंसरी मोटर्स, यानी कि आंख से, नाक से, ठीक है, आई, नोज, माउथ, ईयर, और क्या आ जाएगा आपका एक टच। इन चीजों से क्या करेगा, वो सोचना प्रारंभ करेगा। इसके बाद आते हैं जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या है, वस्तु स्थायित्व। इस स्टेज में जो 0 से लेकर के 2 वर्ष है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो ये समझता है कि जो वस्तु थी अगर उस पर कपड़ा डाल दिया जाए तो वो समझता है कि वो गायब हो गया। जब तक वस्तु है तब तक उसका स्थायित्व है, यानी तब तक वो प्रेजेंट है, तब तक उसका एग्जिस्टेंस है, ये मानता है। अगर वस्तु उसके सामने से गायब हो गई यानी कि वो वस्तु का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा समझता है, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब यही होता है कि जब तक वस्तु का एग्जिस्टेंस है तब तक वो उसे हाँ समझेगा, अदरवाइज उसको भूल जाएगा, ठीक है। कारण परिणाम की समझ का विकास होता है इस समय। जैसे कि बच्चों को रैटल दे देते हैं, झुनझुना दे देते हैं, है ना, तो जब वो उस झुनझुने को हिलाता है तो वो बजने लगता है। जब वो रैटल को हिलाएगा तो वो बजने लगेगा, यानी उसको क्या समझ में आएगा, बच्चा इससे क्या सीखेगा, ये सीखेगा कि जब भी मैं इसको हिलाऊंगा, इस रैटल को जब भी मैं हाथों से ऐसे हिलाऊंगा तो उसमें से आवाज आने लगेगी, ठीक है। तो वो आवाज उसको अगर अच्छी लग रही है उसको वो बार बार उस क्रिया को दोहराएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, कारण और परिणाम की समझ का विकास होने लगता है उसमें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है वो क्या है, अनुकरण। इसी में
कि यही जो स्टेज होता है इसमें बच्चा अनुकरण करना सीखता है, यानी कि नकल उतारना सीखता है। अगर उसकी माँ जीभ निकाल रही है तो वो जो देखेगा वो सीखेगा, ठीक है, तो वो भी जीभ निकालना चालू कर देगा। इस स्टेज में बच्चों को देखे होंगे, 2 साल के बच्चे हैं ना, यानी थोड़े से बड़े हो गए हैं बच्चे, वो चलना सीखते हैं, दादी को चलना सीखेंगे, कमर में हाथ डाल करके अगर दादी चल रही है तो वो भी वैसी चलना प्रारंभ कर देते हैं, नकल उतारने लगते हैं, है ना। पापा को अगर अपने दाढ़ी बनाते देख रहे हैं तो वो भी उसकी नकल उतारेंगे, मम्मी को बिंदी लगाते देख रहे हैं तो उसकी नकल उतारेंगे, ठीक है ना। तो इस एज में बच्चे क्या हो जाते हैं, इमिटेशन की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। अगला देखते हैं क्या, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उनका हो जाता है, यानी कि वो क्या करेंगे, एक खिलौना उनका रखा हुआ है, उसकी ओर इस प्रकार बढ़ेंगे कि हाँ यही लक्ष्य है, इसको पाना मेरा लक्ष्य है। वो ऊपर अगर छज्जे में भी टंगा हुआ है तो कहाँ जाएगा, सरक सरक कर वो उस छज्जे तक जाएगा, नीचे में ही रहेगा, फिर उधर ऊपर देख करके वो क्या करते जाएगा, रोते रहेगा या तो फिर मांगने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि उनका जो लक्ष्य होता है वो एकदम दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में लगता है। अन्वेषण, अन्वेषण की प्रवृत्ति आ जाती है, खोजी प्रवृत्ति इनमें आ जाती है। कैसी खोजी प्रवृत्ति, जो भी उनको वस्तु मिलेगी वो खोजते हैं कि इसको मैं कौन से सेंस से समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। 5 सेंसेस हमने देखे, 5 इंद्रियां होती है, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से वो उसको समझने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक बॉल अगर उस बच्चे को मिल जाएगा, सबसे पहले उसको छुएगा, छुएगा, मुंह के पास लाएगा, उसको सूंघेगा, है ना, उसके सेंसेस काम कर रहे हैं, वो समझ रहा है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसको चबा करके देखेगा कि क्या इसको खाया जा सकता है, खाया जा सकता है, जैसे कि लड्डू वगैरह रहेगा तो खा लेगा, है ना, तब तक दांत का विकास हो जाता है बच्चों में, तो वो खा लेगा उसको, ठीक है। और अगर बच्चों लड्डू नहीं है और कुछ चीज है और उसको चबा नहीं रहा है, अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको फेंक देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, उनमें अन्वेषण की प्रवृत्ति भी जनरेट होने लगती है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, संवेदनाओं से सीखते हैं, अपने ही संवेदनाओं से सीखेंगे, ठीक है। और आसपास में जो उनके शारीरिक गतिविधियां होती रहती है उनसे भी वो धीरे धीरे सीखते जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग दूसरे स्टेज की बात करते हैं। तो दूसरा स्टेज जो है क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, 2 साल से बड़े हो गए, है ना, तब उनको ना कैलकुलेशन आता था ना कुछ आता था, वो खिलौनों की ओर बढ़ते थे, खेलते थे, इसलिए जो पूर्व अवस्था है उसको खिलौने का एज भी कहते हैं। जब विकास हमने पढ़ा था तो विकास के स्टेजेस में हमने देखा था, है ना, जो बाल्यावस्था होता है 2 साल से लेकर के आपके 7 साल में आएगा, 5 साल में आएगा, इस अवस्था में बच्चे क्या होने लगते हैं, खेलने ज्यादा लगते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या क्या गुण होता है बच्चों में, कौन से एज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या गुण विकसित होते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट गुण होता है वो क्या होता है, सिंबॉलिक फंक्शन का, यानी कि बच्चे जो देखते हैं उसका एक सिंबल बना लेते हैं, जैसे कि स्कीमा, स्कीमा हमने पढ़ा था, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्कीमा के अंतर्गत आ जाएगा, कि उनमें एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब भी वो उसी प्रकार के चीजें देखेंगे तो उसका नाम बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर वो केला कहीं पर देखा है और वही केला अगर वो किसी पेंसिल में देख लेगा, सॉरी चित्र में देख लेगा, फोटो में देख लेगा, तो वो पहचान जाएगा कि हाँ ये तो केला था, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते जाते हैं बच्चे, सिंबॉलिक फंक्शन का विकास करते जाते हैं इस स्टेज में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें केंद्रकरण, है ना, सेंट्रेशन, उनका जो ध्यान है उसका केंद्रीयकरण होता है इसमें। जैसे यहाँ पर 2 ग्लासेस है, एक ग्लास लंबा है, एक ग्लास छोटा है लेकिन मोटा है, तो वो क्या करेगा, कौन से में ज्यादा पानी आएगा इसकी वो कल्पना करने लगता है। अब केंद्रीकरण में क्या आएगा, उसका केंद्रीकरण क्यों लिखा गया है इसमें, केंद्रीकरण की जो ज्यादा दिखेगा उसका ध्यान कहाँ है, जो ज्यादा दिखेगा वही उसके लिए ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उसके हिसाब से इस वाले ग्लास में ज्यादा पानी होगा और इस वाले ग्लास में कम पानी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपरिवर्तनीयता की समझ का
अभाव होता है, यानी कि बच्चा इस स्टेज में समझता है कि जो वस्तु दिया हुआ है उस वस्तु में और परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसी उसकी समझ रहती है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी का बॉल ले लिया जाए और उसको अगर चपटा कर दिया जाए तो वो क्या समझेगा कि इस चपटे जो मिट्टी था उसको फिर से बॉल नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा वो बच्चा समझने लगता है। ठीक, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में अभी तक हमने क्या दिखा कि सिंबॉलिक फंक्शन काम करता है, सेंट्रेशन काम करता है और इरिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो लॉजिकल ब्रेन है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो भी क्या होगी, इस समय थोड़ी सी डेवलप होनी चालू होगी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। लॉजिकल जो थिंकिंग है वो यहाँ से डेवलपमेंट चालू होती है, लेकिन पूर्ण तरीके से उसका विकास नहीं होता है। इस समय जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा अहम केंद्रित होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने चीजों के बारे में सोचते हैं। मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है कि वो रोने लगता है ना। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चा क्या करने लगता है, रोने लगता है। मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, ये वाली प्रवृत्ति आ जाती है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, जिद पे आ जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपके अहम केंद्रितता के अंतर्गत आता है, ईगो सेंट्रिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है, धीरे धीरे वो चीजें क्या करने लगता है, सीखने लगता है। उसके पास जो खिलौने होते हैं, खिलौने है ना, उसको जीवित मान करके वो क्या करेगा, उनसे बातें करने लगता है। ठीक, समुच्चयन यानी क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन का प्रारंभिक दौर है बस ये। ठीक है ना, वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे कि एग्जांपल के तौर पर दो तीन चीजें गोल दिख रही है तो क्या करेगा, गोल गोल चीजों को एक साइड रखेगा। जब उनको गेम खिलाया जाता है और उनको बोला जाए कि चलो सबको अलग अलग करो, छांटो, खोजो, है ना, तो क्या करेगा, अगर वो आकार के हिसाब से जमा रहा है तो गोल गोल चीजों को एक साइड, लंबी चीजों को एक साइड, चौड़ी चीजों को एक साइड, मतलब इस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन चालू हो जाएगा। या तो फिर ऐसा नहीं करेगा तो कैसे करेगा, रंगों के आधार पर, आकार के आधार पर या फिर रंगों के आधार पर धीरे धीरे वो क्या करेगा, क्लासिफाई करना चालू करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा वो, यानी कि यहाँ पर फल दिया हुआ है, बॉल दिया हुआ है, उसको बोलोगे फल फल एक साइड करो, बॉल बॉल एक साइड करे, तो ये वो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, वो किसके आधार पर करेगा, तो आकार के आधार पर करेगा, रंग के आधार पर करेगा, ठीक है, आकृति के आधार पर करेगा। इन चीजों से उसका क्लासिफिकेशन कर सकता है। आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन, ये प्रारंभिक विकास है क्लासिफिकेशन का, है ना। अब तर्क शक्ति की कमी, अभी मैंने बताया कि जो तार्किक लॉजिकल चीजें हैं वो ज्यादा नहीं लगाता है, बस थोड़ा सा विकास होता है इस स्थिति में, है ना। वो सिर्फ क्या करता है, कल्पना शक्ति का बहुत विकास हो जाता है, इसलिए निर्जीव चीजों को वो सजीव मान करके, अपना दोस्त मान करके, इस समय तो उसके दोस्त ज्यादा बने नहीं है ना, तो इस समय क्या करता है वो निर्जीव चीजों को अपना दोस्त मान करके उनसे बातें करने लगता है। प्राणवान, यही सेम चीज एनिमिज्म की, निर्जीव चीजों को क्या करेगा वो बातें करेगा, उसमें प्राण है ये मानेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आ जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में ठोस दृश्य प्रधान सोच, यानी जो देखता है उसी को क्या करते जाता है, वो सीखते जाता है। मान लेते हैं उसके माता पिता घर से बाहर जा रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है और उसके माता पिता छतरी लेके गए, यानी कि जब भी वो छतरी लेकर के जाएंगे बाहर तो बच्चा क्या समझेगा कि बाहर बारिश हो रही है, यानी बारिश में छतरी का उपयोग होता है। ठीक है, जो देखेगा वो क्या करेगा, सीखते जाएगा, वो इसके अंतर्गत। ठीक है, देख कर सीखना, देख कर सीखना। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा और सामाजिक कौशल का विकास, यही स्टेज होता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जिसमें भाषा और सामाजिक कौशल का विकास होता है। इसी स्टेज में बच्चा कितने साल का है, अभी 2 से 7 वर्ष का है, यानी जस्ट बोलना सीखा है,
बोलना सीख रहा है यानी कि वो आसपास के लोगों जो घर में बोली जाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ी, तो घर में क्या सीखेगा, वो छत्तीसगढ़ी सीखेगा। फिर 7 साल का हो गया, 7 साल के होने के बाद ही वो स्कूल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ी सीखा, भाषा सीखा, बाहर जाएगा तो और हिंदी सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, और जो भी भाषाएं उसको बोली जाएगी वो सीखेगा, ठीक है। तो भाषा का विकास होते गया इस समय। अब भाषा के विकास जैसे ही हुआ तो वो क्या करेगा, लोगों से बात करने लगेगा। अब इसके बाद भाषा विकास के बाद वो मित्र बनाने लगेगा, दोस्त बनाने लगेगा, है ना। अब जब भी वो दोस्त बनाएगा यानी कि अपने सामाजिक कौशल का वो विकास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। आगे देखते हैं हम, अगला जो है हमारा वो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट का मतलब ही होता है ठोस, मूर्त। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मूर्त। मूर्त का सीधा सीधा मतलब मान सकते हैं मूर्तिमान, जैसे मूर्तियां होती है ना, जैसा दिख रहा है उसी तरीके से उसको समझ करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको अगर गणेश जी की मूर्ति दिखा दी जाए या बच्चे को गणेश जी की मूर्ति दिखा दी जाए तो वो क्या समझेगा, गणेश जी है, उसका एक सूंड है ना। गणेश जी की अगर मूर्ति दिखाएंगे तो वो क्या मानेगा कि उसके लंबे लंबे कान होते हैं, उसका एक क्या होगा, ऐसे करके सूंड होगा। इस तरीके से उसके मन में क्या बनती जाएगी, ये कि स्कीमा बनती जाएगी, ठीक है ना। वो मूर्त रूप लेते जा रहा है, मूर्ति के रूप में उसको लेते जा रहा है, स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है, ठीक है ना। इसी स्टेज में उसके तर्क शक्ति का सबसे ज्यादा विकास होता है, ठीक। जब भी वो इस तरीके से मूर्ति देखेगा तो उसको किसकी मूर्ति मानेगा, वो गणेश की मूर्ति मानेगा, ठीक है। अगर वो कुछ और चीजें देख रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कुत्ते का, बिल्ली का, है ना। अगर वो 2 पैरों वाला कुछ देखेगा तो इंसान मानेगा उसको, क्योंकि बाकी सारे इंसान कैसे दिख रहे हैं, 2 पैरों से चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 4 पैरों वालों को बिल्ली, कुत्ता, इन सब में क्लासिफिकेशन करना वो चालू कर देगा। तार्किक शक्ति का उसका क्या होते जाता है, यहाँ पर विकास होते जाता है। जैसे कि बर्फ का एग्जांपल लिया था हमने, तो बर्फ में देखा था कि जब पानी को ठंडा किया जाता है तो वो बर्फ बन जाता था। ये थोड़ी सी मानसिकता उसकी आ गई थी कि बर्फ को छूने से वो ठंडा लगेगा, है ना। अब बर्फ को यदि गर्म किया जाए, ये उसको सिखाया जाता है ना, धीरे धीरे देख देख करके वो सीखते जाता है। गर्म करेगा तो वो क्या बन जाएगा, पानी बनते जाता है, ठीक है। इस स्टेज में वो लॉजिकल चीजों को समझते जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं संरक्षण, कंजर्वेशन की समझ उसमें धीरे धीरे आने लगती है। पहले क्या करता था, जो ज्यादा बड़ा दिखता था उसको लगता था वो चीजें उसी में सबसे ज्यादा आती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा दोनों में समान होती है। अगर गिलास ए इस तरीके से है और ये गिलास बी ऐसे लंबा है, चौड़ा है, और अगर क्या है, लंबा है ना, उसमें कैसे कैसे चीजें आएंगी, किस मात्रा में आएगी, इसकी समझ उसमें उत्पन्न होने लगती है। वो कैसे उत्पन्न होगा, एक गिलास पानी लिया, उसको दूसरे बर्तन में डाल करके देखा, उतना ही मात्रा था, लेकिन वहां पे जाकर के क्या हो गया, उसका शेप बदल गया, लेकिन है तो उतना ही, है ना, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं है। ये उसका लॉजिकल ब्रेन इस तरीके से काम करने लगता है। उसमें जो संरक्षण, कंजर्वेशन का जो समझ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि किस तरीके से किसी चीज को हम संरक्षित कर सकते हैं। वर्गीकरण, तो यहाँ पर वर्गीकरण की क्षमता बढ़ती जाती है। हमने क्लासिफिकेशन 2 से 7 वर्ष में देखा था कि बच्चे सिर्फ आकार के आधार पर, रंग के आधार पर कर पाते हैं। यहाँ पर किसके आधार पर कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन की उनकी क्षमता किसके आधार पर बढ़ जाएगी, प्रकार के आधार पर। रंग के आधार पर तो रहेगी, आकार और रंग के आधार पर तो रहेगी, लेकिन इस समय जो बच्चे हैं फल फल को अलग रख सकते हैं, प्लास्टिक चीजों को अलग रख सकते हैं जो उनको दिखाई देगा, है ना। पानी वाली चीजें रहेंगी तो उसको अलग रख देगा, ठीक है। तो इसमें उनका क्लासिफिकेशन को जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ क्रमबद्धता, सेरिएशन की समझ भी इनमें बढ़ती जाती है। सेरिएशन यानी कि चीजों को बढ़ते क्रम में एक सीरीज में जमाना, छोटी चीजों को पहले रखेंगे, उससे बड़ी चीजों को उसके बाद, उससे बड़ी चीजों को उसके बाद, इस तरीके से। ये खिलौने भी आते हैं जमाने वाले, है ना, ये वाले खिलौने भी आते हैं ऐसे बॉल्स वाले, जिसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जमाने लगते हैं,
है ना। तो बच्चे ये वाले पजल्स, इन वाले पजल्स को भी आसानी से इस समय सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने देखा कि इसमें कौन कौन से गुण आ गया। ये 3 गुण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिटेशन। कौन कौन सा? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिटेशन, CCS। CCS करके आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इनमें गुण विकसित होता है वो हमने देखा था कि रिवर्सिबिलिटी का गुण 2 से 7 वर्ष का बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन इस समय 7 से लेकर के आपके 11 वर्ष तक में जो बच्चे होते हैं, मूर्त रूप जो दे चुके होते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, वो रिवर्सिबिलिटी को समझने लगते हैं। ठीक है ना, यानी जो गीली मिट्टी है वो सूखने के बाद क्या हो जाती है? सूखी मिट्टी बन जाती है। या फिर पहला वाला एग्जाम्पल ले तो जब मिट्टी का बॉल बनाया गया था और उसको पचका दिया गया था और रोटी जैसा बना दिया गया था ना, तो उसको रिवर्स नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस स्टेज में बच्चा खेलना तो सीख ही रहा है, साथ में लॉजिक भी लगाना सीख रहा है कि जब इसको मैंने दबा दिया तो ये पिचक गया, अब जब इसको मैं समेट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर से एक बॉल बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण उत्पन्न होने लगा है। ठीक है, दृष्टिकोण ग्रहण करना, है ना। डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन पहले वो किया, सेंट्रेशन किया, ज्यादा है कम है ये देखा, अपने ध्यान को एक ही चीज में केंद्रित कर लिया आकार के आधार पर। यहाँ पे डिसेंट्रेशन करने लगता है कि मेरे सामने कौन सा कप रखा है उसको देखना। जैसे एग्जाम्पल में देखें, है ना, उदाहरण के लिए कप को सामने और दूसरी ओर से देखना। मान लो ये कप ऐसे रखा है, अब ये इस साइड से देख रहा है तो इसका डंडी इसको नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरे साइड से देखेगा तो इसका डंडी इसको देखेगा। तो इस स्टेज में बच्चे क्या करने लगते हैं? अपने लॉजिकल, जैसे हमने देखा कि लॉजिकल ब्रेन का विकास होते जा रहा है, यहाँ पर क्षमता उनकी बढ़ते जा रही है। तो क्या करता है? ऐसे कप बीच में रखेगा, एक बार यहाँ से देखेगा, एक बार दूसरी ओर जाकर के देखेगा। अब वो क्या कर रहा है? सेंटर ना करके उसको डिसेंटर कर रहा है। चीजों को एक ही में न देख करके उसको क्या कर रहा है? आजू बाजू सारे एक्सपेक्ट से, सारी दिशाओं से वो देखते जा रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो अगला इसका है वो क्या है? संख्या और गणना की अच्छी समझ हो जाती है। कैलकुलेशन यहाँ पर बढ़ जाता है, उसका कैलकुलेशन की समझ होने लगती है। इसको हम लोग कैलकुलेशन एज के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है ना, कौन से एज को? 7 से लेकर के 11 वर्ष को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन एज के रूप में, इसको गणना के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज का, इस टॉपिक का। क्या? कैलकुलेशन। किस नाम से जानते हैं इसको? कैलकुलेशन एज के नाम से जानते हैं। कैलकुलेशन एज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें संख्या और गणना की बच्चों में अच्छी समझ विकसित हो जाती है। वो चीजें गिनने लगते हैं, उनमें जोड़ना घटाव करने लगते हैं, जोड़ घटाव करने लगते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो स्टेज है हमारा वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब बच्चे 7 से ऊपर आ गए हैं, 7 से 11 वर्ष के बच्चे थे, अब 11 से ऊपर आ गए हैं, यानी उनमें इमोशनल जो चीजें हैं वो बढ़ते जाएगी यहाँ से, है ना। इमोशनल चीजें बढ़ने की वजह से वो जो है उनकी कल्पना शक्ति और बढ़ जाएगी। वो मूर्त रूप में ना देख करके उन चीजों से संबंधित और क्या क्या चीजें हो सकती है अपने इमोशंस को ऐड करके उसमें देखने लगते हैं। इसलिए जो ये स्टेज होता है, जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का स्टेज होता है, इसीलिए इसे अमूर्त चिंतन का नाम दिया जाता है। अमूर्त चिंतन का स्टेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसमें ये क्या करने लगेंगे? अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने लगते हैं। कल्पना शक्ति का विकास पहले हो चुका है, इसमें और ज्यादा कल्पना शक्ति उनकी बढ़ जाती है, इमेजिनेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ में कल्पना शक्ति के साथ में इमोशंस इनको भी ऐड करते जाते हैं। ठीक है ना, जो मूर्त चीज नहीं है, यानी जो दिखाई नहीं देता। अब कल्पना को कैसे देखेंगे? सोच समझ को कैसे देखेंगे? या इमोशंस को कैसे देख सकते हैं ना? जो चीजें दिखाई नहीं देती है, मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं होती है, उसको हम अमूर्त कहते हैं। ठीक है ना, तो इस एज में
इनका विकास होने लगता है, ये ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कल्पना शक्ति पहले भी बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी इमोशंस उसमें जुड़ जाते हैं और वो ज्यादा विकसित होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए ईमानदारी, ठीक है ना, मान लेते हैं ईमानदारी, उसने कहीं शब्द सुना और उसके बारे में उसको किसी ने बताया। 11 वर्ष का है बच्चा, 11 से 15 वर्ष के बीच का है, यानी कि वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में टीचर्स उसको सिखा रहे हैं, है ना। इस एज में जो बच्चा होगा वो सदाचार सीखते जाएगा। अब ईमानदारी जैसा शब्द सीखा तो ईमानदारी का मतलब क्या होगा, क्या समझेगा वो, कि चोरी नहीं करना है, ईमानदार रहना है। किसी का सामान गिर गया, स्कूल में यही सिखाया जाता है कि अगर किसी का सामान आपको दिख गया है तो उसको, उस बच्चे को वापस कर दे या फिर टीचर को ला करके दे। तो इससे वो सीखते जा रहा है ना। और ये चीजें दिखाई तो देती नहीं है, अमूर्त रूप में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेटिकल थिंकिंग का विकास होने लगता है। यानी कि वो अपनी सोच समझ से ये जानने की कोशिश करता है कि अगर मैं इस चीज को इस तरीके से करूं, मान लेते हैं पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो उसके दिमाग में ये विचार आएगा कि अगर मैं पानी से गाड़ी चलाऊं तो वो करके देखेगा उसको, है ना। तो वो क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया है, एक परिकल्पना का निर्माण किया। ठीक है, और उसको करके भी देखेगा। ठीक है ना, इस एज में बच्चे क्या रहते हैं, थोड़े जुझारू रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, तो वो करके भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा वो, यदि सभी वाहन में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया जाए तो क्या होगा, ये इसका उसका क्या है, एक हाइपोथेसिस बना लेगा। अब उसका संभवतः परिणाम क्या हो सकता है कि गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, करके देखेगा वो, कुछ ना कुछ करके देखेगा। इसी एज में बच्चे सबसे ज्यादा शैतान होते हैं। शैतान क्यों होते हैं, क्योंकि वो करते जाते हैं, उनमें जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है वो इस एज में सबसे ज्यादा रहती है। कौन सी एज में, आपके फॉर्मल ऑपरेशनल एज में उनका जो शैतानी दिमाग है, शैतानी ना कहें, जिज्ञासु दिमाग है, साइंटिस्ट दिमाग है, वो चलने लगता है ना, साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचने लगते हैं। ठीक है, इसलिए शैतान ज्यादा हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क की शक्ति उनमें बढ़ते जाती है। यानी कि जो चीजें सब में है, क्या वो एक स्पेसिफिक के लिए काम करेगा, ये है डिडक्टिव। ठीक है, जनरल से क्या जाएगा, वो स्पेसिफिक की ओर जाते जाएगा। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि अगर सभी धातुओं को गर्म किया जाए, ये स्कूल में पढ़ेगा वो, 11 साल का है, मतलब उसको साइंस अब पढ़ाया जाएगा 11 से 15 साल में, है ना, साइंस पढ़ रहा है वो। तो वहां पे क्या सीखा वो, कि सभी धातुओं को गर्म करने से अगर वो फैलते हैं। अब धातु पढ़ लिया तो धातु के नाम भी तो पढ़ा होगा, सोना चांदी पढ़ा होगा, लोहा पढ़ा होगा, तांबा पढ़ा होगा, है ना। अब सबसे जो पास में मिलेगा उसको क्या मिलेगा, लोहा। ठीक है, अब उसको जनरल पढ़ा, धातु मतलब जनरल पढ़ा। अब धातु से वो सिर्फ एक स्पेसिफिक में आ गया, क्या, लोहा। लोहा भी एक धातु है। ठीक है, अब लोहा धातु है, यानी कि वो भी क्या होगा, फैलता होगा। क्या किया, जनरल से स्पेसिफिक गया, डिडक्टिव रीजनिंग का वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उपयोग कर रहा है। ठीक है, इसी समय अनुपातिक एवं बीजीय तर्क क्षमता का उसमें विकास होने लगता है। यानी कि वो गणित के जो अलजेब्रा होते हैं ना, उनको धीरे धीरे वो समझने लगता है। कैलकुलेशन एज स्टार्ट हो गया था कहां से, आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था से, और यहां से उसी का अनुपातिक और बीजीय तर्क को धीरे धीरे क्या करते जाएगा, समझते जाएगा। ठीक, यहां से उसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। साथ ही साथ उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चीजों को करके देखने वाला, जिसमें शैतानी दिमाग शामिल हो जाता है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक रीजनिंग इस समय शामिल हो जाती है। वो करके हर चीज को कर करके देखने लगेगा। ठीक है, जैसे कि यदि पौधे में प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो कम बढ़ेगा, ये वो देखा। ठीक, अब वो प्रयोग करेगा, क्या, इस तरीके से प्रयोग करेगा। ये जो प्रयोग है ये स्कूल की किताबों में भी दिया रहता है, 2 पौधे रख लो, एक को प्रकाश में रखो, एक को प्रकाश में नहीं रखो, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इससे जो बच्चों की साइंटिफिक सोच है वो बढ़ती है, इसीलिए ये पाठ्यक्रम में जोड़े जाते हैं, है ना। अंधेरे में पौधा क्या हो जाएगा, कम बढ़ेगा, इसलिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे उसका साइंटिफिक दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक दिमाग का सबसे ज्यादा क्या होगा, विकास होगा।
संभावनाओं पर विचार, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, कि एक घटना हो रही है तो इस घटना से होने से और कौन सी घटना हो सकती है, ठीक है ना, वो सोचने लगेगा इस समय। ठीक, जैसे कि सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालने पे सिक्के में दो पहलू है, एक चिट और एक पट, तो सिक्के को उछालने में क्या आ सकता है वो सोचने लगता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी लगा रहा है कि या तो चिट आएगा या तो पट आएगा। ठीक, यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी का विकास होने लगता है। इसी एज में आपने सबसे देखा होगा बच्चों को कि इस एज में बच्चे किसी न किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं, आइडियल बना लेते हैं, किसी हीरो हीरोइन को बनाएंगे, किसी टीचर को बनाएंगे। वो सोचने लगते हैं कि ये टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी आगे जाकर के टीचर बनूंगा। मान लेते हैं इसी बीच में स्कूल में कोई कलेक्टर आ गया। ठीक, वो कलेक्टर आएगा, अपना रौब दिखाएगा, अच्छा खासा दिखेगा, अच्छे से बात करेगा, बच्चों से तो अच्छे से ही बात करते हैं, अधिकारी आते हैं तो टीचर की भले शामत ले आते हैं, है ना। तो इस समय क्या होगा, उस बच्चे के दिमाग में आएगा कि ये जो बंदा आया है, ये जो व्यक्ति आया है, इसका इन्फ्लुएंस हमारे पूरे स्कूल में दिख रहा है, इसके लिए लोग एकदम जूझ गए हैं, टीचर्स भी, प्रिंसिपल भी, सब जूझ गए हैं, यानी कि वो हो सकता है वैसी बनने का ट्राई करे। ठीक है, यानी कि उसको क्या बना लेगा, वो आइडियल बना लेगा। तो यही एज है, यही 11 से 15 वर्ष का एज है जहां पर बच्चे अपना आइडियल चुन लेते हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिंग को करने लगते हैं। फ्यूचर प्लानिंग करने लगते हैं यानी कि मैं आगे क्या बनूंगा, तो लोगों को आइडियल बना करके ही वो अपना फ्यूचर प्लानिंग करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या करेगा, वो अपनी प्लानिंग करेगा। डॉक्टर के पास जाएगा, अगर उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो उससे पूछेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं क्या क्या करूं, है ना। कई बच्चे होते हैं जो स्कूल में अच्छे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई आ रहा है तो कलेक्टर आ गया तो आपके जैसा बनना है मुझे, मैं क्या करूं। ठीक है, कोई व्यक्ति उनको अच्छा लग गया, आपके जैसे मुझे होना है, मैं क्या करूं। ठीक है, इस तरीके से उनके प्रश्न रहते हैं। तो यही एज है जहां पर आदर्शवाद और भविष्य की योजनाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से एज होते हैं, कौन कौन सी अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। और पियाजे ने 4 अवस्थाओं में इसको बांट दिया था। तो इन्हीं सब अवस्थाओं के हिसाब से हम देखते हैं कि पियाजे के जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या गुण है। तो पहला गुण देखते हैं कि यह सिद्धांत बालक को सक्रिय शिक्षार्थी बनाता है, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट। हमने देखा कि इन स्टेजेस में बच्चा क्या कर रहा है, सीखते जा रहा है। जैसे पहले स्टेज में बच्चा क्या किया, सेंसेस से सीखा, एक्टिव स्टूडेंट बना। पहले क्या बना, वो सेंस से सीखा। ठीक है, दूसरे में क्या किया, वो खिलौने वगैरह से सीख रहा था, थोड़ा सा लॉजिकल चीजें वो नहीं सीखा था, लेकिन वो जो देख रहा था उनसे वो सीखते जा रहा था ना, देख करके सीख रहा था, देख कर सीखना। इसी को देखकर सीखने के बजाय हम करके सीखना भी बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, दूसरे स्टेज में, है ना। इसी में एक्टिव स्टूडेंट क्यों है, वो तीसरे स्टेज में उसमें क्या आ गया, मूर्त रूप आ गया। ठीक है, वो चीजों को जिस प्रकार से देख रहा था, कैलकुलेशन सीखने लगा, लॉजिकल चीजें सीखने लगा। तीसरे स्टेज में क्या हो गया, उसका लॉजिकल ब्रेन डेवलप होने लगा। चौथे स्टेज में वो क्या करने लगा, कल्पना शक्ति का उसका और ज्यादा विकास होने लगा, है ना, लॉजिकल चीजें और ज्यादा बढ़ गई उसकी कल्पना शक्ति के साथ साथ में, तो अमूर्त रूप से सीखने लगा। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वो हर स्टेज में क्या रहता है, एक एक्टिव स्टूडेंट के जैसे वो काम करता है ना। यही अमूर्त रूप में ही आकर के उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, वो साइंटिस्ट के जैसे काम करने लगता है। ठीक, खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, तो पहला इन्होंने क्या बताया, पहला गुण क्या है इसका, एक्टिव स्टूडेंट के जैसे वो एक्ट करने लगता है। दूसरा देखते हैं कि तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन के विकास पर बल दिया। हमने देखा चारों स्टेजेस में, है ना। बालक के अनुभव और क्रियाओं पर आधारित होता है, जैसे जैसे वो अनुभव करते जाएगा वैसे वैसे ही क्या करते जाता है, वो
कार्य करने लगता है, विकास को क्रमिक और व्यवस्थित रूप से समझाता है। जो पियाजे है क्रमिक रूप से और व्यवस्थित रूप से, इन्होंने एज के हिसाब से उसको बांट दिया और एज के हिसाब से क्या क्या हो सकता है उन सारी चीजों को भी दर्शा दिया है। समस्या समाधान क्षमता और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, है ना, बच्चा खुद करेगा और सीखेगा, इस चीज को प्रेरित करते हैं ये सिद्धांत शिक्षा को बाल केंद्रित, अनुभवात्मक और खोजात्मक बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, ये सारे क्या थे, पियाजे के जो सिद्धांत थे उसके गुण थे। अब जहां पर गुण रहता है वहां पर कोई ना कोई ड्रॉबैक रहता ही रहता है, कोई ना कोई सीमा रहता ही रहता है। तो इसके सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं हम। पियाजे जो थे वो संज्ञान और भावनात्मक चीजों, संज्ञान की चीजों को ज्यादा जोर देते थे, करने की चीजों को ज्यादा जोर देते थे, है ना। इन्होंने क्या किया, भावना, इन्होंने क्या किया, इमोशंस, प्रेरणा और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों की उपेक्षा कर दी, उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की। सभी बच्चों का विकास समान क्रम से नहीं होता, ये उन्होंने बताया। इसके जो चरण होते हैं, जो विकास का समान क्रम में होता है, एक ही क्रम में होता है ना सबका, इसके बारे में उन्होंने चर्चा ज्यादा नहीं की थी। यह सिद्धांत भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व को कम करता है। सामाजिक अंतःक्रिया ये वाइगोत्स्की ने बाद में बताया था, इसी सीमा को ओवरकम करने के लिए, है ना। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ईगो सेंट्रिक। जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, अपने सेल्फ में रहता है। ठीक है, इस चरण को कठोर, जितने भी चरण है वो कठोर है, लचीलेपन की कमी है, ये इसकी सीमा है। वयस्कों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं की है। 15 वर्ष से अधिक के बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। व्यवहारिक जीवन में बच्चे कई क्षमताओं का मिश्रण दिखाते हैं, इसकी भी चर्चा इसमें नहीं की गई है। ठीक है, तो ये जो पियाजे का सिद्धांत था उसकी कुछ ड्रॉबैक है, जिनको आगे के जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश की और अपने तर्क उसमें प्रस्तुत किए थे। ठीक, तो इस प्रकार हमने पियाजे के सिद्धांत के बारे में जितनी सारी चीजें थी वो सभी चीजें कंप्लीट कर ली, है ना। इसके बाद हम आगे जो भी संज्ञानात्मक को ही पहले कंप्लीट करेंगे, संज्ञानात्मक जितने भी और सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या सिद्धांत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।